India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम अगले आधे घंटे में कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। अदालतों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में नई संसद के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए उद्घाटन के खिलाफ दायर याचिका की गई खारिज। कोर्ट ने कहा, ऐसी याचिकाओं को देखना हमारा काम नहीं। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जैन को 42 दिनों की दी जमानत। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में मिली राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल के लिए दी एनओसी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई ईडी की जांच पर रोक से इनकार। नहीं देना होगा 25 लाख का जुर्माना। India Legal presents Courts Roundup. नई संसद के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि याचिका दायर करने के पीछे का मकसद क्या है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि आप इस तरह की याचिकाएं क्यों लेकर आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जस्टिस जेके महेश्वरी ने इस दौरान याचिका दाखिल करने वाले वकील से पूछा कि यह उद्घाटन से कैसे संबंधित है, जिस पर वकील की तरफ से कहा गया कि यह अनुच्छेद 79 और 87 का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख होते हैं, उन्हें संसद का उद्घाटन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव हेड ही एकमात्र मुखिया है जिसे उद्घाटन करना चाहिए। याचिका दायर करने वाले वकील की दलीलों से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब मामले को खारिज करने जा रही थी, तब याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, जिस पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वकील उसी याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल करेगा। तुषार मेहता की दलील पर याचिका दाखिल करने वाले वकील ने कहा कि उनकी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोई योजना नहीं, वो इसे इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि बर्खास्तगी प्रमाण पत्र न बन जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि प्रतिवादी लोकसभा सचिवालय और उन्हें भारत संघ यानी राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं कर राष्ट्रपति को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। How you file the petition. Then I am also explain about it. This is the head of the already the article saying the head of the president is the head of the parliament. So the president, if the president is humiliated, all the citizen is humiliated. That ground I am filed this petition. So we are going to accepted everything, but they are not accept to pass the order favor to me. And also I withdraw the petition because some people maybe feel that if the Supreme Court dismiss the petition, the Supreme Court indirectly give the certificate of the executive chief to reopen the parliament. So I withdraw the petition. So Supreme Court accepted the permission to withdraw. So the matter is I end to the withdraw. उधर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में शुक्रवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को बनर्जी से पूछताछ की अनुमति दी थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की वेकेशन बेंच ने कहा कि वो छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख भी तय की है। मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को अभिषेक बनर्जी को बुलाया था। उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की अपील की थी कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। बंगाल में हुआ यह कि घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरियां दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी। उनको ये जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दी गई। दरअसल बीते कुछ दिनों से सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब थी। कल वो जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ने विरोध किया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ईडी की तरफ से पेश वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उनको सशस्त्र जमानत दी। अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की मांग कर रहा हूं। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस राजू की ओर से कहा गया कि एम्स के पैनल की तरफ से स्वास्थ्य जांच हो। हम एलएनजेपी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टरों को जानते हैं। इनकी जांच एम्स या फिर आरएमएल के पैनल के जरिए होनी चाहिए। तो 11 जुलाई तक कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। आपको बता दें कि मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सत्येंद्र जैन को यह जमानत देने का निर्णय किया गया। हालांकि ईडी के वकील की तरफ से इस जमानत का विरोध किया गया। ये दर्शाने की कोशिश की गई कि वो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जेल मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही एलएनजेपी की रिपोर्ट को लेकर भी वकील की तरफ से सवाल खड़े किए गए। वकील की तरफ से कहा गया कि एम्स के एक पैनल के जरिए उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि एलएनजेपी के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 6 सप्ताह की जमानत दी गई है, यानी 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल अदालत ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है, यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए अब मंजूरी मिल चुकी है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी जारी कर दी है। इस तरह उनका पासपोर्ट 3 साल तक के लिए वैध होगा। बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है। अब राहुल गांधी को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। मामले में अलग तथ्यों पर कोर्ट सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फैसले पर रोक लगा रखी है। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई होगी। माना जा रहा था कि उच्च न्यायालय आज यानी कि शुक्रवार 26 मई को पूरे परिसर के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलील सुनेगा, लेकिन सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट वाराणसी कोर्ट के उस फैसले पर लगी रोक आदेश को आगे बढ़ा चुका है, जिसमें संपूर्ण परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या की अदालत में चल रही है। 24 मई को ही सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर जो दलीलें पेश की गई थी उसको लेकर बवाल हो गया था। हिंदू पक्ष की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि मुगल शासक औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने न ही वाराणसी के किसी भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा। मुगल बादशाह के आदेश पर किसी मंदिर के तोड़े या फिर ढाए जाने के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। वाराणसी में 2 विश्वनाथ मंदिरों पुराने और नए की कोई अवधारणा नहीं थी। घटनास्थल पर जो ढांचा या इमारत मौजूद है वो वहां पर हजारों वर्षों से है। वहां कल भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है। ये दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई। अब 14 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे केस में सुनवाई टाल दी गई है। उधर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास मंगवाने का फैसला किया है। इस फैसले को लेकर एक अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसको देखते हुए सुनवाई हाईकोर्ट के जरिए ही होनी चाहिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामलों पर खुद सुनवाई का फैसला किया है। अलग अलग कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर किसी एक कोर्ट में ही सुनवाई की मांग की गई थी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद दरअसल काफी पुराना है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। आपको बताते हैं कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया। इस जमीन पर उनका दावा है हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई। इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली निवासी उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था, जिसमें कहा गया था कि ईदगाह का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर करवाया था। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का उनका फैसला केवल मुद्रा प्रबंधन का अभ्यास है, न कि विमुद्रीकरण। आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता वकील रजनीश भास्कर गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय बैंक ने अपने फैसले का बचाव किया। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आरबीआई अधिनियम के अनुसार इस तरह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की कमी है। बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई बाद की तारीख में की जाए, क्योंकि पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से इसी तरह की जनहित याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि ये मुद्रा प्रबंधन अभ्यास है और विमुद्रीकरण नहीं। पीठ ने पहले एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि उस आदेश को आने दें और उसके बाद हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 4-5 साल के बाद एक विशिष्ट समय सीमा के साथ नोटों की वापसी को अन्यायपूर्ण, मनमाना और सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आरबीआई के अधिकार
क्षेत्र से बाहर है। आरबीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से इस तरह का निर्णय ले सकता है। अदालत ने पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई निर्धारित की है। पार्टियों को मामले में एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। अदालत ने कहा कि आरबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि इसी विषय के साथ एक और याचिका पर सुनवाई हुई है। वो सोमवार को लिस्टिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमवार को सूचीबद्ध करें। जनहित याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विचाराधीन परिपत्र ये इंगित करने में विफल रहा कि बैंक नोटों को वापस लेने का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से किया गया। याचिका में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर पर्याप्त रूप से विचार किए बिना बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का इतना महत्वपूर्ण और मनमाना कदम उठाने के लिए स्वच्छ नोट नीति के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आरबीआई की स्वच्छ नीति नोट नीति के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जनहित याचिका बताती है कि किसी भी मूल्य वर्ग के क्षतिग्रस्त नकली या गंदे नोटों को आमतौर पर संचलन से वापस ले लिया जाता है और नए मुद्रित नोटों के साथ उन्हें बदल दिया जाता है। याचिका में 2000 रुपए के बैंक नोट को वापस लेने के प्रभाव पर चिंता जताते हुए दावा किया गया कि छोटे विक्रेताओं और दुकानदारों ने पहले ही इसे स्वीकार करना बंद कर दिया है। उधर उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत नाबालिग बच्चों को गोद लेने की मांग नहीं कर सकते और उन्हें किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण जेजे एक्ट के तहत निर्धारित निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जस्टिस सुभाषीष तालापात्रा और जस्टिस सावित्री राठौर की खंडपीठ ने बच्चे को गोद लेने का दावा करने वाले दंपति से नाबालिग लड़की को उसके पिता के पास बहाल करने का आदेश पारित करते हुए कहा, यह सच है कि मुसलमान बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें जेजे एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कठोर प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन उनकी इच्छा पर नहीं। और इसीलिए आमतौर पर इस्लामिक देशों में गोद लेने के बजाय नाबालिग को संरक्षिता प्रदान की जाती, जिसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती। इस प्रकार हम मानते हैं कि गोद लेने का दावा कानून में टिकाऊ नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर कर अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी बहाल करने की मांग की है। बताया गया कि नाबालिग जो वर्तमान में लगभग 12 वर्ष की है, उसको साल 2015 से अवैध रूप से प्रतिवादी की ओर से कस्टडी में रखा गया है। प्रतिवादी नंबर 6, 9 और 11 क्रमशः याचिकाकर्ता की बहन, भतीजी और दामाद हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया गया। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस के साथ साथ बाल कल्याण समिति यानी CWC को भी की, लेकिन उन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की प्रार्थना की, जिसमें प्रतिवादी को नाबालिग को अदालत में पेश करने और इसे अपनी बेटी की कस्टडी देने का निर्देश जारी किया गया। केरल हाईकोर्ट ने अभियुक्त के साथ समझौता करने पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कम करने के लिए व्यापक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। केरल हाईकोर्ट ने CRPC की धारा 482 को लागू करते हुए आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गैर शमनीय यौन अपराधों से जुड़े आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की दलीलों पर विचार करते हुए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा है। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस कौसर एडपागत की एकल न्यायाधीश पीठ ने अभियुक्त के साथ समझौता करने पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कम करने के लिए कुछ बातों पर प्रकाश डाला। संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक मामला अद्वितीय है और उनके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि जहां हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ऐसे तथ्य हैं जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गैर शमनीय यौन अपराधों से जुड़े आपराधिक अभियोजन से पीड़िता के साथ अधिक अन्याय होगा, इसे बंद करने से केवल उसकी भलाई को बढ़ावा मिलेगा और सजा की संभावना बहुत कम। ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है, उसके बाद व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है और अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौता करने के बाद ऐसी कार्रवाई रद्द करने का बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले सकता है। इसके लिए प्रकृति, परिणाम, अपराध के परिणाम और समझौतों की वास्तविकता समेत विशेष मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि जोर देने की आवश्यकता नहीं है
यौन अपराध जो गंभीर, जघन्य और भीषण प्रकृति की है, कभी भी समझौते की विषय वस्तु नहीं होंगे। अदालत के समक्ष मामलों की बेंच में याचिकाकर्ता या तो आईपीसी के तहत या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट या दोनों के तहत यौन अपराधों में शामिल थे। पीड़ित के साथ समझौता करने के संबंध में इस आधार पर कार्रवाई को रद्द करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के पास उपयुक्त मामलों में एक एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को इस तथ्य के बावजूद सुलझा लिया। इसमें शामिल अपराध यौन अपराध है। ये प्रस्तुत किया गया कि जब मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया तो पीड़ित अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेगा और ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही जारी रखना न्यायिक समय और सार्वजनिक धन की बर्बादी होगी। दूसरी ओर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तर्क दिया कि महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बलात्कार या यौन अपराध समाज के खिलाफ जघन्य अपराध है। पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता सामान्य रूप से आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। ये भी कहा गया कि समझौता बलात्कार को वैध बना देगा और अपराधियों को भागने का मार्ग प्रदान करेगा। न्यायालय ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी में कोई विशेष प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। सीआरपीसी की धारा 320 में उल्लेखित अपराध के अलावा किसी भी अपराध को कम करने के लिए ऐसे मामले अभी भी हो सकते हैं, जहां पीड़ित अभियुक्त के आक्रामक आचरण को माफ करने के लिए तैयार होगा, भले ही आरोपित अपराध गैर क्षमनीय हो। ऐसे मामलों में न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रयोग करने योग्य न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लिया जा सकता है, भले ही अपराध सीआरपीसी की धारा 320 के तहत गैर समाधानीय हो। न्यायालय ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और उनमें से प्रत्येक में अपनाए गए अलग अलग रुख को देखा है। उसी के आधार पर न्यायालय ने कहा कि हालांकि हाई कोर्ट को केवल समझौते के आधार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित जांच आपराधिक कार्रवाई में सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 की धारा 12 के तहत गुजारा भत्ता के आवेदनों पर विचार करते समय विवाह की वैधता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कलाबुर्गी बेंच ने जस्टिस एस राचैया की सिंगल जज बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जिसमें याचिकाकर्ता के पति को भरण पोषण के तौर पर प्रतिमाह 3,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अपीलीय अदालत मामले पर फिर से पुनर्विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है। याचिकाकर्ता ये स्थापित करने में विफल रहे कि वो प्रतिवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं। इस प्रकार अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले पति की ओर से दायर अपील स्वीकार कर ली और भरण पोषण का आदेश रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अपीलीय अदालत ने विवाह की वैधता अन्यथा तय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने की गलती की। याचिकाकर्ता के पास चुनावी मतदाता पहचान पत्र है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता का पति। पीठ ने कहा कि अपीलीय अदालत को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह की वैधता पर विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रतिवादी की ओर से उपयुक्त न्यायालय के समक्ष विवाह की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती और सक्षम द्वारा इसे रद्द नहीं किया जाता। न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है। ये देखा गया कि अधिनियम की धारा 12 के तहत या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण मामलों से निपटने के दौरान अदालतों को विवाह की वैधता में नहीं जाना चाहिए। हालांकि अदालत पत्नी के सबूतों पर विचार कर सकती है कि क्या वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है या फिर नहीं। यह भी कहा गया कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना की और भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया तो अपीलीय अदालत या तो इसे संशोधित कर सकती है या अगर ये पाया जाता है कि पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम है तो उसे अलग कर सकती है। अगर अपीली न्यायालय की ओर से विवाह की वैधता या अन्यथा के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो ये उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। उधर तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को फटकार लगाई। साथ ही जेल प्रशासन से 2 सवाल भी पूछे। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस मर्डर को लेकर जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है वो परेशान करने वाला है। जब ये पूरा वाकया घट रहा था तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने के लिए समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये केस चेतना को झकझोर देने वाला है और ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों के बीच बेहतर संवाद के लिए उन्हें वॉकी टॉकी नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का सवाल यह भी था कि क्या कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेल कर्मियों को हथियार नहीं दिए जा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट के रिकॉर्ड पर लेते हुए टिल्लू के घर वालों को इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में चौथी से छठी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न के आरोप में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस उमेश एम अडिगा की एकल न्यायाधीश पीठ ने संबंधित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुरु या शिक्षक को इस देश में भगवान के तौर पर माना जाता है और भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता के कथित व्यवहार के कारण माता पिता भी अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के बारे में 2 बार सोचते हैं। इससे उक्त छात्राओं का नाम, यश और भविष्य खराब हो सकता है। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि समाज के खिलाफ अपराध है। यह भी कहा गया कि छात्रों का करियर खराब करने के लिए याचिकाकर्ता की कथित धमकी के कारण छात्रों को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए धमकी दी गई और ये शिकायत दर्ज करने में देरी होने के आधार पर वो जमानत पाने का हकदार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता घटना से लगभग 6 से 7 साल पहले सरकारी प्राथमिक विद्यालय बोरांगोटे गांव में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। मार्च में कुछ ग्रामीणों ने ब्लॉक अधिकारी को आरोपियों के कथित अवैध कार्यों के बारे में सूचित किया, जिसके बाद अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया, जहां पर कुछ छात्राओं ने खुलासा किया कि आरोपी उनको गलत तरीके से छूता था, उनके साथ अश्लील बातें करता था। इसको आधार बनाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई। विशेष अदालत ने जमानत के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद वर्तमान याचिका दायर की गई, जबकि आरोपी ने तर्क दिया कि स्कूल परिसर में ग्रामीण की छोटी सी दुकान का विरोध करने पर ग्रामीणों ने मामले में उसे झूठा फंसाया। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीक कप्पन के साथी आरोपी अतीकुर रहमान को PMLA मामले में जमानत दे दी है। इलाहाबाद कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज यानी कि PMLA केस में अक्टूबर 2020 में पत्रकार सिद्दीक कप्पन और 2 अन्य के साथ गिरफ्तार अतीकुर रहमान को जमानत दे दी। अतीकुर रहमान और पत्रकार सिद्दीक कप्पन अन्य लोगों के साथ हाथरस, सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, जब उन्हें रास्ते में गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने रहमान की कैद के 940 से अधिक दिनों के बाद उसकी रिहाई का रास्ता प्रशस्त करते हुए गुरुवार को यह आदेश पारित कर दिया। इससे पहले इसी साल मार्च में उसे हाथरस साजिश मामले में जमानत मिली थी। तब जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने मार्च 2023 में मामले में जमानत देते हुए कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया जो UAPA आरोपी कार्यकर्ता की हिरासत जारी रखने को सही ठहरा सके। अदालत ने 15 मार्च के अपने आदेश में यह भी कहा कि रहमान के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना आरोप तय किए गए और इसलिए उक्त आदेश को हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया था। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.